Hello everyone. Today we are going to start and continue our further topic of management, that is prescribing standards for various activities. सो लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जो कि सुपरवाइज़र के ऊपर था। मैंने आपको बताया था कि सुपरवाइज़र क्या होता है, उसके काम क्या क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उसके जो भी प्लानिंग करता है वो सुपरवाइज़र की प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अभी हम आगे देखेंगे आज की जो स्टैंडर्ड्स वेरियस एक्टिविटीज़ जैसे मटेरियल्स हैं वो, और तो उसके डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे। सुपरवाइज़र और शॉप फ्लोर मैनेजर इज़ द की पर्सन फॉर प्लानिंग ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर। तो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो सुपरवाइज़र एक ऐसा आदमी है, जो सुपरवाइज़र रहता है वो एक ऐसा आदमी रहता है जिसके कंट्रोल में सारी चीज़ें, जो प्रोडक्शन की जो भी चीज़ें होती है वो सारी किसकी देख रेख में होती है, सुपरवाइज़र की देख रेख में होती है। सुपरवाइज़र हैज़ टू प्लान फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए उसे प्लान करना पड़ता है। ऑल्सो ही हैज़ टू प्लान फॉर अ शिफ्ट, बिफोर शिफ्ट, ड्यूरिंग द शिफ्ट एंड एंड एट द एंड ऑफ द शिफ्ट आर द इम्पॉर्टेंट कंसर्न ऑफ द सुपरवाइज़र टू रन द प्रोडक्शन स्मूथली। तो अगर प्रोडक्शन को स्मूथली चलाना है तो जैसे शिफ्ट रहते हैं, जैसे आप जैसे कोई अगर जॉब पे जाता होगा तो आप बोलते हैं कि डे है कि नाइट है, तो इट मीन्स शिफ्ट है, डे का शिफ्ट रहता है, नाइट का शिफ्ट रहता है, मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, नाइट शिफ्ट रहता है। तो वो सारी प्लानिंग कौन करता है? सुपरवाइज़र, ताकि जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली हो। सुपरवाइज़र वाइल प्लानिंग डील्स विथ रिसोर्सेज ऑन वन साइड एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑन द अदर साइड। तो क्या प्लान करता है, एक साइड पे वो कि क्या क्या हमें रिसोर्सेस लगाने हैं, और दूसरी की क्या क्या कस्टमर को क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर्स की क्या क्या डिज़ायर, कस्टमर क्या डिज़ायरेबल प्रोडक्ट चाहता है, कैसा प्रोडक्ट चाहता है वो, तो वो दोनों चीज़ों को वो प्लान करके ही फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। सुपरवाइज़र इज़ डूइंग 5M प्लानिंग, डेट इज़ मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मेजरमेंट। तो सुपरवाइज़र 5M की 5M की प्लानिंग करता है, दैट इज़ 5M, इट मीन्स मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मेजरमेंट। फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ प्लानिंग, द मशीन वाइज प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, मटेरियल फ्लो, मेथड्स मैनेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो कोई भी प्लानिंग करने के लिए मशीन वाइज प्लानिंग, दैट इज़ कितने मशीन से, क्या मशीन्स के कुछ ख़राब है कि क्या है, तो उस हिसाब से हमें मशीन की प्लानिंग करनी होती है। मैन पावर प्लानिंग, लेबर्स के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। मटेरियल फ्लो, हमारे पास इनपुट कितना है, मटेरियल कितना है, उस हिसाब से भी प्लानिंग करना पड़ता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना होगा। एंड मेथड्स मैनेजमेंट, और कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, तो ये सारे एस्पेक्ट्स है जो जिस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो प्लानिंग जो प्रोडक्शन है वो किस टाइप का होगा। फॉर डूइंग द थिंग्स सिस्टमेटिकली, डॉक्यूमेंटेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स इज़ द नीड ऑफ टाइम। यहाँ पे आपको जो इसके प्रेस्क्राइब, अगर हम प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हम अगर कर रहे हैं कोई भी एक प्रोडक्शन में, तो स्टैंडर्ड्स लगा रहे हैं, तो उसका एडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, हेल्प्स, क्या 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 हमें मदद मिल सकती है इन सब चीज़ों से। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिस्टम को एक स्टैंडर्ड मिलेगा। नो ह्यूमन एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ह्यूमन एरर नहीं रहेगा। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ ऑन पेपर होगा। और वो अगर पेपर पे जो भी लिखी हुई चीज़ें, जहाँ पेपर पे जो भी हम काम करते हैं, तो अगर वो ऑन पेपर रहता है तो दैट इज़ अ मोर इफ़ेक्टिव सिस्टमेटिक प्लान। उस प्लान भी एकदम सिस्टमेटिक होगा। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स जो भी हम लागत लग रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी इनपुट्स लग रहे हैं, उसका एकदम अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा। और ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो हेल्प करेंगे हमारे प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स, जो हमारे प्रोडक्शन टीम के लिए हेल्पफुल रहेगा।
यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, दैट इज़ रॉ मटेरियल एक्सेप्टेंस। अभी रॉ मटेरियल का अभी समझिए एक डेटा हमें बनाना है कि रॉ मटेरियल कौन से डेट को आया, कौन से टाइम को आया, फिर मटेरियल का नाम क्या है, कितनी क्वांटिटी में आया, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, बैच नंबर क्या है, बैच साइज़, व्हाट इज़ द बैच साइज़, इंस्पेक्टेड बाय, अभी उसको किसने इंस्पेक्ट किया है उसे, रिसीव किसने उसे रिसीव किया है उसका भी नाम रहेगा, और सिग्नेचर फाइनली जिसने रिसीव किया है वो उसका सिग्नेचर वहाँ पे लगेगा। सो हियर वाइल रिसीविंग द रॉ मटेरियल सिस्टमेटिक प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फॉर्म हेल्प्स टू गेट करेक्ट आइडिया ऑफ द एक्टिविटी। मतलब किसने क्या चीज़, अभी रॉ मटेरियल आया तो कितने मात्रा में आया, किसने देखा, किसने इंस्पेक्ट किया, किसने उसे रिसीव किया, वो सारी चीज़ें हमें एकदम एक्यूरेट, मतलब किसने किया एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में वो हमें मिल जाता है। तो इसलिए हम ये जो प्रेस्क्राइब प्लान स्टैंडर्ड प्लानिंग है, तो इसे हमें करना बहुत, सुपरवाइज़र को ये सुपरवाइज़र फील्ड में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ जॉब नेम, जॉब का नाम क्या है, ऑपरेशन नेम, क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं उस पर, प्रोसेस कौन सा प्रोसेस लग रहा है, साइकिल टाइम कितना टाइम लग रहा है, नेम ऑफ ऑपरेटर, जो ऑपरेट कर रहा है, जो उस जॉब पे ऑपरेशन कर रहा है उसका नाम क्या है, इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड, डेट ऑफ जॉब, जॉब कब तैयार हो गया, टाइम अलॉटेड, कितना टाइम दिया था, और यहाँ पे सिग्नेचर। तो ये सारी चीज़ें से ये ऐसा नहीं होता अगर ये चीज़ प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स अगर नहीं हुआ तो क्या होगा कि किसने बनाया, किसने रिसीव किया, किसने इंस्पेक्ट किया, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में ही रह जाती है, हमें फिर उस चीज़ में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए ये सारी अगर हमें एक डेटा में लिख के दें, हमें ऑन पेपर लिख के दें, तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। वैसे ही कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, मशीन प्लानिंग। अब मशीन की भी प्लानिंग होती है, डेट इज़ नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है, मशीन नंबर, कौन मशीन का नंबर, कौन सा मशीन नंबर है, मशीन नेम, कौन सा मशीन का नाम क्या है, प्रोसेस टाइप, उस पर कौन सा प्रोसेस होने वाला है, ऑपरेटर नेम, और कौन कौन वो मशीन चलाने वाला है, एंड शेड्यूल ऑफ टाइम। तो वैसे ही इसमें इशू ऑफ टूल, अभी टूल ऑर्डर नंबर, डिपार्टमेंट, बिन नंबर, क्लॉक नंबर, डेट, ये सारी चीज़ें, टूल्स अगर हमें कोई टूल इशू करना है तो उस चीज़ के लिए। मटेरियल फ्लो, मटेरियल फ्लो के लिए देखिए आप यहाँ पे नेम ऑफ द मटेरियल, आप सबसे ऊपर मटेरियल कौन सा है वो डालिए, उसका कोड क्या है, हर एक मटेरियल का अलग अलग कोड रहता है, अलग अलग कोड असाइन किया रहता है, तो उस हिसाब से हमें कोड, मटेरियल का कोड नंबर डालना है। फिर लेथ, और उस पर मशीन कौन सा लग रहा है, लेथ मशीन, लेथ पे हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, टर्निंग कितने मिनट, 12 मिनट्स। सो ये सारी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन इस मटेरियल फ्लो में डाल दें। ओके, फ्यू अदर फॉर्मेट्स आर, ये सारे कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स है। तो जिस टाइप के रिक्वायरमेंट है, अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको कौन सा मटेरियल आपने इनपुट लिया है, मटेरियल के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना है, तो जो लास्ट हमने किया डेट इज़ रॉ मटेरियल एक्सेप्टेंस, वो कर सकते हैं। फिर कौन सा जॉब हम उस पर कौन सा कौन सा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी हम दे सकते हैं। मशीन प्लानिंग, कौन सी मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, टूल्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। मटेरियल कैसे फ़्लो हो रहा है, मतलब मटेरियल पे क्या क्या जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उस पर कौन से मशीनिंग प्रोसेस यूज़ की जा रही है, तो वो सारे चीज़ हम इस एक स्टैंडर्ड मतलब एक ऑन पेपर हम बना के इस तरह से दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बजटिंग फॉर मटेरियल एंड मैन पावर। सो बजटिंग तो आपको नाम से ही पता चल जाता होगा। बजट, कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाने में हमें जो बजट, हमारा ये बजट है, हमें इतने में काम करना है। तो सुपरवाइज़र, अब सुपरवाइज़र के ऊपर कौन रहता है, मैनेजर। तो मैनेजर कहेगा सुपरवाइज़र को कि आपके पास इतना बजट है और आपको इतने में इतना प्रोडक्शन करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बजट। A budget is an instrument of management used as a aid in the planning, programming, and control of the business activity. So, it is a financial statement prepared and approved prior to the defined period of time. It is written plan of action. Budget is used for control,
कॉस्ट कंट्रोल पर्पस किस लिए यूज़ होता है बजट? नॉर्मल सी चीज़ है, अगर कॉस्ट हम अगर बजट के बाहर जाएंगे तो हमारा काम होगा ही नहीं, पूरा ही नहीं होगा। सो बजट के अंदर रह के हमें उस काम को पूरा करना होता है। यहाँ पे बजटिंग क्या होता है? बजटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ बजट मेकिंग। तो और अब बजटरी कंट्रोल, ये आप ज़रा रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको जस्ट बता दिया कि बजट क्या होता है। हमें उस बजट एक ऐसा है कि वो उसके अंदर ही रह के हमें वो जो भी काम है, जो भी प्रोसेस है या फिर जो भी प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसे कंप्लीट करना होता है इन अ डिफाइंड बजट। जो हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि इतने बजट में आपको काम करना है, सो वी हैव टू डू इट। एग्जाम्पल ऑन मटेरियल बजट। अब ये मटेरियल बजट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मटेरियल डेट इज़ प्रोडक्शन Z1 एंड प्रोडक्ट Z1 एंड प्रोडक्ट Z2। टोटल यूनिट कितने हैं? 430 830। तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना रिक्वायरमेंट है? 100, और इधर 200, 100 200 110। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो मटेरियल है उसका हम बजट बिठा सकते हैं। हम मतलब इसमें जो यूनिट्स फर्स्ट क्वार्टर में हम इतना 100 100 मटेरियल 100 प्रोडक्ट्स बच जाए उतने मटेरियल्स हम दे सकते हैं। फिर सेकेंड क्वार्टर में 100 मटेरियल 100 प्रोडक्ट बन जाए उतना मटेरियल हम दे सकते हैं। सो ऐसे इस चीज़ को इसको हम जो मटेरियल का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग क्वार्टर्स में हमको कितना कितना मटेरियल देना है उसका भी हम बजट बना सकते हैं। Budgeting for manpower. So from the production goals in the specific period, calculation of the labor manpower can be done. ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि बजटिंग ऑफ मैन पावर क्या है। कि सपोज़ कीजिए कि आपको अगर कोई एक प्रोडक्ट बनाना है और उस चीज़ के लिए समझिए 10 आदमी लग रहे हैं, 10 लेबर लग रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उस चीज़ के लिए 10 आदमी लग रहे हैं। आपने आपने अब क्या कर दिया कि 12 आदमी लगा दिए या 14 आदमी लगा दिए, 14। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जो मतलब अब जो काम करेगा, जो वर्कर्स होंगे वो काम करेंगे तो उनको तो पैसा तो देना ही होगा। सो दैट विल तो ये क्या करेगा कि हमारे बजट को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि हम बजट के बाहर जाके काम कर रहे हैं। और बजट और हमें बजट के अंदर रह के काम करना है। सो दैट बजट फॉर मैन पावर ये इस चीज़ के लिए है कि इसमें यही बताया कि हमको जो भी है, जो ऊपर से असाइन होके आता है कि आपको इतना प्रोडक्शन है, आपके पास इतना चीज़ है, तो आपको इस हिसाब से काम करना होगा। इतना प्रोडक्शन करना है और इसके लिए इतना ही आदमी लगेंगे। सो उतने ही आदमी की हमें ज़रूरत होगी। उससे अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारा बजट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो डायरेक्ट मैन पावर बजट इज़ प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। दैट इज़ जो मैन पावर जो लेबर्स रहते हैं, तो जो डायरेक्ट लेबर्स रहते हैं उसको उसको मतलब वो कैसे, उसके कौन सा स्किल्ड है, मतलब वो स्किल्ड वर्कर कितने नंबर में हैं, फिर कितने आवर्स काम करते हैं, स्टैंडर्ड रेट क्या है उनका, फिर लेबर कॉस्ट क्या रहेगा, और टोटल उसको मार के फिर यहाँ पे हम जैसे उसके स्किल उसके, और वो इसमें भी टाइप्स होते हैं। जो भी हम काम वर्कर्स को देते हैं, तो कोई स्किल्ड रहता है, कोई अनस्किल्ड, कोई फ्रेशर्स रहता है। तो मेल और फीमेल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना काम कर सकता है, एंड और उस हिसाब से हम उसको पे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग एट सुपरविजरी लेवल। सो जो हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग द फिज़िकल रिसोर्सेस, जैसे सुपरवाइज़र कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है द फिज़िकल रिसोर्सेस, दैट इज़ देर आर 4 टाइप्स ऑफ फिज़िकल रिसोर्सेस एट द एट सुपरवाइजरी लेवल, दैट इज़ मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। तो फिज़िकल रिसोर्सेज ये सब आपको भी पता होगा कि मैन एज ए रिसोर्स कैसे, इट मीन्स सुपरवाइज़र टेक्स द हेल्प ऑफ अ मैन पावर फॉर एग्जीक्यूटिंग हिज आउटपुट टारगेट्स। तो सुपरवाइज़र को जितना प्रोडक्शन बनाना है उस एम को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा, जो वर्कर्स है उनकी सहायता से, उनकी मदद से वो उस आउटपुट को, उस गोल को अचीव करेगा। ऑपरेटर्स, मैकेनिस्ट,
लेबर्स, हेल्पर्स एंड ऑल जूनियर सबऑर्डिनेट वर्क्स अंडर सुपरवाइज़र के नीचे ऑपरेटर्स, मशीनिस्ट, फिर लेबर, ये सारे लोग सुपरवाइज़र के नीचे काम करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग देयर इफेक्ट्स इज़ द स्किल ऑफ सुपरवाइज़र. हाउ टू ऑर्गेनाइज मैन पावर. तो स्टडी ऑफ टास्क, हमें क्या करना है उसकी स्टडी. गेटिंग आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ मैन पावर अवेलेबल. देन मैचिंग ह्यूमन नीड्स विद जॉब नीड्स. जो इंसान जो ह्यूमन वर्कर्स हैं उनकी क्या ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द जॉब नीड्स. मतलब उसको जो काम करना है तो उसको उस चीज़ के लिए क्या चाहिए, कौन से टूल लगेंगे, कौन से मशीन लगेंगे, तो उसको उस सुपरवाइज़र को भी ध्यान में रखना होगा. अलॉटमेंट ऑफ वर्क, किसको कौन सा काम देना है, ये भी जिम्मेदारी सुपरवाइज़र की होती है. नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग मैन पावर इन सच अ वे टू अवॉइड ओवर यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन. तो हमें जो वर्कर्स हैं उनका ऐसा यूज़ करना है कि वो ना ओवर यूटिलाइज हो ना अंडर यूटिलाइज हो. हमें एकदम एक जैसे बोल सकते हैं एकदम सफिशिएंट एफिशिएंटली उनका यूज़ लेना चाहिए. नेक्स्ट है मशीन्स एज अ रिसोर्स. तो मशीन है हमारे, तो वो उसको एज अ रिसोर्स हम कैसे फिज़िकली अप्लाई कर सकते हैं. सो इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट्स, सेपरेटर्स, डिवाइस एक्सेट्रा. तो आपको पता है कि अगर मशीन्स नहीं रहेंगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा. तो मशीन भी क्या होगा, एक इनपुट की तरह काम करता है कि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है उसका एक इनपुट ही है, एक पार्ट है इनपुट का. कि मशीन अगर नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन होगा नहीं. विदाउट मशीन देयर विल बी नो प्रोडक्शन एंड नो प्रोडक्ट विल बी रेडी. सो मशीन तो एक मशीन से ही प्रोडक्ट बनेगा. सो मशीन को जो भी हमें मशीन लगेगी उस पर इक्विपमेंट्स, सेपरेटर्स जो भी है, जितनी भी सारी मशीन्स यूज़ करते हैं, जैसे स्केल से लेके जैसे कोई भी स्केल या फिर कोई भी छोटी से छोटी मशीन, वो सारी इन चीज़ों में एक रिसोर्स है. डेट इज़ अ रिसोर्स जो प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं. फिर गाइडलाइंस टू ऑर्गेनाइज मशीन्स. फाइंड आउट टोटल अवेलेबल मशीनरी, कितने हमारे पास मशीन अवेलेबल है. चेक कंडीशन ऑफ मशीन अवेलेबल, उसके कंडीशंस कैसे हैं. केयर मस्ट बी टेकन टू अंडरस्टैंड एनी ब्रेक डाउन और अंडर रिपेयर स्टेटस ऑफ मशीन. तो उस मशीन की केयर करनी है, ब्रेक डाउन नहीं होने देना है, और अगर कोई पार्ट रिपेयर करना है तो उसे रिपेयरिंग में डाल देना चाहिए. फाइंड आउट रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन फॉर ए गिवन टास्क. तो एक मशीन को अगर एक टास्क दिया है कि उसको इतने टाइम में इतना काम करना है, तो उस मशीन की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी वो भी हमें जानना चाहिए. गेट द आइडिया ऑफ साइकिल टाइम एंड प्रोडक्टिव पैरामीटर्स ऑफ द मशीन. तो कितना टाइम ले रहा है वो भी हमें जानना ज़रूरी है. एक मशीन एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम ले रहा है, एंड प्रोडक्टिविटी पैरामीटर्स ऑफ मशीन. देन डू डिस्कस विद द वर्कर्स, एक्सपर्ट्स, सेटर्स एंड मेंटेनेंस क्रू अबाउट वर्क परफॉर्मेंस ऑफ मशीन. हमें हमेशा जो वर्कर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो, और जो मशीन चलाते हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनसे हमेशा मेंटेनेंस वाले से हमेशा बात करते रहना चाहिए कि मशीन में कोई तकलीफ़ तो नहीं है. अगर मशीन में कोई तकलीफ़ है तो उसे शॉर्ट आउट करना चाहिए. ये सारे कुछ गाइडलाइंस हैं. और यहाँ पे हम देख सकते हैं मटेरियल एज. नेक्स्ट है हमारा मटेरियल एज रिसोर्स. तो जो मटेरियल है उसे हम रिसोर्स एज अ फिजिकल रिसोर्स क्यों कहते हैं. सो ऑल रॉ मटेरियल, सपोर्टिव प्रोडक्शन मटेरियल, एसेसरी मटेरियल फॉर्म यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स. हैंस ऑर्गेनाइज सच मटेरियल इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द सुपरवाइजर. सो मटेरियल, अब मटेरियल भी एक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता होगा कि मटेरियल नहीं रहेगा तो हम प्रोडक्ट कैसे ही बनाएंगे. तो मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है, और वो एक क्वांटिटी में होना वो तो और भी ज़रूरी है कि कितनी क्वांटिटी में चाहिए. उसकी क्वालिटी भी चेक होती है, मटेरियल कैसा होना चाहिए वो भी चेक होता है. तो ये कुछ गाइडलाइंस दिए हुए इन ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल. फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल टू बी यूज, कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो हमें ढूंढना है. गेट फाइनलाइज द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन. Gets the permission for the procurement, documentation for such on purchase in the cruel work.
तो ये सारी चीज़ें जो गाइडलाइंस है, जो मटेरियल एकदम इजी पॉइंट्स हैं, आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, मनी एज ए रिसोर्स। सो मैनी टाइम्स देर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन विद सुपरवाइजर ऑफ हैंडलिंग मनी इन रूटीन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो सुपरवाइज़र के हाथ में मनी का जो रिसोर्स है वो ज़्यादातर तो नहीं होता है। ऐसे तो मैनेजर जो है वही सब मैनेज करता है, फाइनेंशियल जो भी रहेगा। लेकिन बट इफ़ इट इज़ द पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, अगर उसका एक ड्यूटी का पार्ट है सुपरवाइज़र का, देन ऑल केयर मस्ट बी टेकन रिगार्डिंग अप्रूवल्स। तो हर चीज़ें उनको देखनी है, जैसे कि कोई चीज़ को अप्रूव करना है, देन बजट्स भी देखना रहेगा, परमिशन एंड ऑडिट ऑफ द मनी डेट इज़ कंसर्न। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो थोड़ा सा 3-4 टॉपिक बचा है वो हम कंटिन्यू करके ख़त्म कर देंगे, और हमारा सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।